Hello everyone. Good morning to all of you. We can proceed for the lecture. You were learning about electromagnetic induction. As I told you, today we will be completing it. आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. एक दो माइनर पॉइंट्स बचे हुए हैं. फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हुआ है और फिर बचा हुआ पोर्शन को कवर कर लेते हैं. कई बार ये हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि फ्लक्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है. इस पे क्वेश्चंस बनते हैं. अगर लूप से फ्लक्स पूछता है तो लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर भी मैटर करता है. आपने देखा था सोलेनॉइड वाला एग्जांपल. तो अगर कभी आपसे को बोलता है कि एक ये लूप है, इससे बताइए कितना फ्लक्स जा रहा है, फिर आपसे बोलेगा इसी के ऊपर एक और लूप रखा हुआ है, बताइए अब टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है. तो अगर नंबर ऑफ लूप्स हमारे बढ़ते हैं तो वो बेसिकली एरिया बढ़ता है, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं अलग अलग. तो कई बार इसको हम लोग एन बी ए भी लिख देते हैं, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स. तो उसको हम एन को ख्याल में रखते हैं. फिर जो मेजर एस्पेक्ट था वो फैराडेज लॉ था, माइनस डी फाई बाई डी टी. ये जो फाई है मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं. फिर यहाँ से एक फील्ड आती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डी, और इसको क्लोज सर्कल में इंटीग्रेट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. डी फाई बी बाई डी टी होती है. कई बार लोग इसको ऐसा भी लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई बी. फाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए. सो हम अब यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ एक ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था. फिर आपने मोशनल ए में पढ़ा था. मोशनल ईएमएफ में क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस जो रहेंगे मोशनल ईएमएफ के, उसमें जो बैटरी लगती है वो बी एल वी की बैटरी लगती है, कीपिंग इन माइंड की बी और वी एल वी तीनों आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. फिर आपने रोटेशनल के बारे में पढ़ा है. इससे आपका रिवाइज भी हो जा रहा होगा, और रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें आपने देखा था कि अगर हम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं, देन यूल फाइंड कि एक बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2. छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना है. छोटी छोटी गलतियां जैसे कि बी ओमेगा स्क्वायर एल लिख दिया आपने या समथिंग लाइक दैट, ऐसा इश्यूज बनते हैं. तो आपको क्या करना है, इसको दोनों को याद रख लेने का, डायमेंशनल एनालिसिस. ये एल आएगा और वी आना चाहिए. ओमेगा एल वी के बराबर होता है, तो एल को 2 बार आना पड़ेगा. 2 बार ओमेगा आएगा तो इशू बनेगा. सो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको सपोर्ट करते हैं मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए. फिर आपने लेंस लॉ पढ़ा था. लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करने का सीखा था. इसके बाद आपने इंडक्टर के बारे में पढ़ा है, एल के बारे में, एम के बारे में, ये इंडक्टर्स को कैसे यूज करते हैं. लास्ट क्लास में आपने एलआर सर्किट को पढ़ा. एलआर सर्किट में दोनों ऑप्शंस देखे या दोनों पोर्शंस देखे या दोनों पार्ट्स को पढ़ा. ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, इन सब में आपने ये भी देखा कि एक टाउ हम लोग डिफाइन करते हैं एल बाई आर. टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है. टाइम कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो हम बता सकते हैं. आपको अगर याद हो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आरसी सर्किट में उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी. इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर ये कंप्लीटली करंट ग्रो कर जाएगी अगर इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ मेंटेन रहा होता तो. अगर करंट का ग्रोथ रेट इनिशियली रहा होता और जो इनिशियल वाला था वही रहा होता एज अ कांस्टेंट, तो कितने टाइम पर ये कंप्लीटली ग्रो करती, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं. फिर क्वेश्चंस ऐसे भी राइज हो जाएंगे जैसे आरसी सर्किट में आपने देखे थे कि जो ग्रोथ ऑफ करंट है वो कैसा है, कांस्टेंट है, लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है. तो आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल है. फिर आपसे पूछेगा कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो क्या बता सकते हो कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट in LR circuit which is exponential, whether it is increasing or decreasing. स्टेटमेंट मैं फिर से एक बार बोलता कि
एलआर सर्किट में करंट का ग्रोथ रेट जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। ग्रोथ रेट इज एक्सपोनेंशियल। नाउ क्वेश्चन इज this growth rate is exponentially increasing or exponentially decreasing. If you are able to hear, you should respond with an answer. एक आंसर है कि इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, अब डिक्रीज किया है। इसका मतलब है इस पॉइंट को हमको लिख देना चाहिए, अदरवाइज आप गलत आंसर करके आएंगे और सबको जाते हुए भी गलत हो जाएगा। सो हम एलआर सर्किट के बारे में कुछ पॉइंट्स बोल देते हैं और लिख देते हैं। तो एलआर सर्किट में एक बार फिर से हेडिंग डाल दे रहा हूँ। एलआर सर्किट में आपने देखा था कि अगर आपके पास ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है, किसी बैटरी से आपने इसको कनेक्ट किया है या सेल से कनेक्ट किया है, तो वो आपको क्या करेगा, ऐसा स्टेटमेंट देगा जिसमें आप आइदर मिक्सअप हो जाए या फिर गलत आंसर देने की कोशिश करें। तो स्टेटमेंट को अपने को पकड़ना है। आपने ये देखा था कि किसी टी टाइम पर इस पे करंट चलती है, सभी ने देखा है। उस करंट का एक्सप्रेशन भी आपको याद होगा कि करंट कितना चलता है। कुछ ऐसा आया था, अपने नोट से मैच करा लीजिए। ई बाई आर आया होगा, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ आया होगा, जहां पर टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर है। तो यहाँ पे उसको ऐसा लिख सकते थे ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल। अब जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि मैंने ओरली बोला था तो हो सकता है आप में से कई लोग उसको कैच न कर पाए हो। ग्रोथ रेट के बारे में, ये करंट का रेट है। तो अगर आपसे पूछेगा करंट कैसे चेंज होती है, क्या करंट इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, तो आप बोलोगे करंट इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। सो करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ ग्राफ अपने को बताता रहता है। सो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। बट जो स्टेटमेंट मैंने आपसे पूछा था वो करंट के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि करंट के रेट ऑफ चेंज के बारे में पूछा था। सो रेट ऑफ ग्रोथ, अगर आपसे पूछा करंट का ग्रोथ कैसा है, करंट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। तो लैंग्वेज वाइज ऐसा लिखेंगे, करंट ग्रोज एक्सपोनेंशियली। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है करंट का। बट अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ करंट किस तरह से चलता है, क्या ग्रो करता है या डिक्रीज करता है, तो रेट ऑफ करंट चाहिए अपने को, रेट ऑफ करंट ग्रोथ, मतलब करंट के ग्रो करने का रेट, यानी इसका रेट चाहिए। इसकी जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली डी आई अपॉन डी टी के बारे में बात कर रहे हैं। डी आई बाई डी टी का मतलब हुआ स्लोप। तो आप यहाँ से स्लोप देख करके भी बता सकते हो, इनिशियली स्लोप ज्यादा थी, बाद में स्लोप कम हो रही है, फाइनली स्लोप कितनी हो जा रही है? 0। तो रेट ऑफ करंट ग्रोथ इज डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बोलेंगे रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है। और क्या वो एक्सपोनेंशियली या लीनियर है? एक्सपोनेंशियली आएगा, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन मिलेगा और माइनस में मिलेगा, चेक करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ई बाई आर आपको मिलेगा और ये 0 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और यू विल फाइंड कि इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस इज गोइंग टू बी ई रेज़्ड पावर माइनस टी बाई टाउ, और साथ में आपको -1 बाई टाउ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने को डी आई बाई जो डी टी का एक्सप्रेशन है वो कितना आ जा रहा है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इसको एक्सप्रेशन बना देता हूँ। ये बनेगा ई डिवाइडेड बाई आर इंटू टाउ ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी बाई टाउ।
अच्छा, टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर है, तो एल अपॉन आर रखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई डिवाइड बाई एल ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जब कभी आपको रेट ऑफ ग्रोथ बोलेगा तो इसको यूज करना है। ई बाई एल ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। नाउ ये रेट ऑफ करंट है, रेट ऑफ करंट चेंज। सिंस ये ओवरऑल पॉजिटिव, इसलिए इसको बोलेंगे रेट ऑफ करंट इंक्रीज, दैट मीन्स रेट ऑफ करंट ग्रोथ। अच्छा, अब ये रेट ऑफ करंट ग्रोथ यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस वाला फंक्शन है, यानी ये ऐसा जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है कि ये जो रेट ऑफ करंट चेंज है यानी रेट ऑफ करंट ग्रोथ है वो डिक्रीज करता है। तो ये अपने को बता रहे हैं कि रेट ऑफ करंट ग्रोथ इज डिक्रीजिंग। करंट ग्रोथ बोला जाए या फिर करंट चेंज बोला जाए, बात की रेट ऑफ करंट ग्रोथ डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। सर यस सर आपने बोला था कि जो आईटी ग्राफ है उसमें जो रेट रहता है, इनिशियल रेट एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस, वो तो इनफाइनाइट रहता है, लेकिन ये रिलेशन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जीरो प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैंने ऐसा बोला, ग्राफ से आपको लग रहा होगा कि जो टेंजेंट है वो रफली ऐसी जाएगी। सो वो जीरो से थोड़ा सा प्लस होंगे तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम जाएगी बेसिकली। तो इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ होता है। तो यहाँ से आप देखोगे इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ कितना आ जाएगा, टी को जीरो टेंड कराओ, तो जैसे ही जीरो टेंड कराओगे तो ई बाई एल का आएगा, तो ई बाई एल इज गोइंग टू बी इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ। वो बताने के लिए मैंने आपको बोला कि इसकी जो टेंजेंट है अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा जाएगा, लेकिन एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल पे जाएगा, तो वहाँ पे टेन थीटा हमारा फाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट तो वैसे भी अपना कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि इनिशियली फास्टेस्ट रेट से चलता है करंट का ग्रोथ, उसके बाद करंट का ग्रोथ कम होता रहता है, कम होता रहता है, करंट बढ़ती रहती है। आई मीन करंट के ग्रोथ का रेट कम होता रहता है, करंट बढ़ती रहती है। तो दो टर्म्स हैं, एक तो करंट का ग्रो होना, एक तो ग्रो होने के रेट के बारे में बात करना। तो ग्रो होने का रेट जो है वो कम होता रहता है। और क्या करंट ग्रो करती रहती है? यस, ग्रो करती रहती है, मैक्सिमम तक जाती है। सो कभी रेट वर्ड यूज करेगा तो अपने को इसके आंसर देना, इसका मतलब ये भी फॉर्मूला हमारे लिए क्वाइट यूजफुल है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स देने के लिए। अब यहाँ से आप उसके बारे में भी बोल सकते हो जो टाउ डिफाइन किया गया था, टाइम कांस्टेंट। जैसा आपने बोला कि इसमें अगर हम टी को जीरो रख देंगे तो इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ कितना मिलेगा अपने को? इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ मिलेगा ई बाई एल। अगर ये ई बाई एल के रेट से करंट चलता रहता तो कितने टाइम के बाद ये कंप्लीट कर लेता? तो लेट से ई बाई एल से चलता रहता, टी टाइम में ये टोटल करंट दे देता, मैक्सिमम करंट दे देता। और मैक्सिमम करंट कितना है हमारे पास? मैक्सिमम करंट अपने को पता है ई बाई आर होता है, तो ये ई बाई आर के बराबर हो जाता है। यहाँ से जो टी निकालोगे ना, यही टी टाउ के बराबर निकलेगा। तो टाउ कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर इनिशियल रेट कांस्टेंट रहा होता तो कितने टाइम के बाद मैक्सिमम करंट अचीव हो जाती, इसी टाइम को हम टाउ कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप टी कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे टी की वैल्यू टाउ के बराबर आ जाएगी। दिस विल बी एल अपॉन आर, इसी को हम टाउ नाम देते हैं। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि इतना शॉर्टकट में शायद कुछ लोगों को जमेगा नहीं। सो मैं टाइम कांस्टेंट हीटिंग रेट डाल देता हूँ। पूछा जा सकता है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है, आइदर थ्योरेटिकल फॉर्म में और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। टाइम कांस्टेंट, इसको हम लोग टाउ से लिखते हैं, और ये टाइम होता है, इसका इसका यूनिट क्या आता है? सेकंड आता है। तो ऑफ कोर्स ये क्या रहा होगा? टाइम रहा होगा। अगर ये टाइम रहेगा तो कौन सा टाइम है? तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर ये कंप्लीटली ग्रोथ हो जाता करंट, अगर इनिशियल रेट ऑफ ग्रोइंग कांस्टेंट रहा होता। सो हाउ टू पुट इन प्रॉपर टर्म्स, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज टाइम in which complete growth
of current would have been if the rate of current growth would have been constant and equal to initial rate of growth. Initial rate of current growth. ये आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको जम जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि करंट के ग्रोथ होने का रेट बदलता रहता है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता रहता है, इसलिए ये ज्यादा टाइम लेता है। अगर जिस रेट से ग्रोथ करना स्टार्ट किया था वही ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता और लगातार बना रहता तो कितने टाइम के बाद ये कंप्लीटली ग्रो कर गई होती। ये जो इनिशियल टेंजेंट है वो ज्यादा है, अगर यही स्लोप बना रहा होता पूरे टाइम, यानी ऐसा ग्रो किया होता ऐसा, तो ये जो टाइम आता है इसी को टाइम ऑफ कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम इनिशियली स्लोप को ड्रॉ करें और वो IR मैक्सिमम करंट जिस पॉइंट पर मिलेगी वो टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक्स टाइम कांस्टेंट में कितना आता है, ये केवल 63% आता है, और जितने टाइम में अभी 63% आ रहा उतने टाइम पे वो पहले कंप्लीटली ग्रो कर गया होता अगर कांस्टेंट रेट रिटेन किया हुआ था। तो ये इस तरह से डिफाइन करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप कैसे बोल सकते हो कि इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर देते हैं। इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ करंट ग्रोथ। देखो यहाँ पे वहां पे जब हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे ना, तो रेट ऑफ चार्जिंग का मतलब करंट हुआ करता था, तो उसका नाम हम करंट दे देते थे। और रेट ऑफ करंट का चेंज का कोई एक्सप्रेशन हमारे पास है नहीं, वो कोई क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए हम इतना पूरा लिखते हैं रेट ऑफ करंट ग्रोथ। इनिशियल रेट ऑफ करंट ग्रोथ कितना हो जाएगा, दैट मीन्स अपने को पता करना है di/dt जब t की वैल्यू 0 थी या फिर 0 से थोड़ी सी ज्यादा थी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अपने अभी निकाला था E/L e⁻ होता है, और यहाँ पर अपने को t की लिमिट लगानी है, t को टेंडिंग टू 0 प्लस करना है। तो जब ये लिमिट आप लगाओगे तो t की वैल्यू 0 की तरफ ले जाओगे तो e⁻0 इज इक्वल टू 1, तो ये किसको टेंड करेगा, E/L को। सो E/L इज इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ इन LR सर्किट। तो आपको याद रखना है E/L, आपको E देगा L देगा, डिवाइड करोगे अपने को आंसर मिल जाएगा। फिर अगर ये कांस्टेंट रहा होता है तो कितना टाइम लगा होता है, तो लेट t इक्वल टू टाइम टाउ था जिसमें कंप्लीट चार्ज हो जाता अगर ये कांस्टेंट रहा होता। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो रेट है E/L इंटू टाउ, दिस इज इक्वल टू I मैक्स, मैक्सिमम करंट आ जाना चाहिए। यहाँ से टाउ की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी, टाउ वैल्यू इज गोइंग टू बी I का मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन अचीव डिवाइड बाय E इंटू द L, जैसा लिखा गया। अच्छा, I की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्या अपने को पता है? यस, अपने को पता है। I मैक्स कितना था, E/R, और ये L था डिवाइड बाय E। आप देखोगे E से E कैंसिल होगा, ये क्या बन जाएगा, L/R। तो टाउ की वैल्यू L/R हो जाती है। ये काइंड ऑफ प्रूफ हो गया इसका, कॉपी कर लीजिए। डिटेल में बताया टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या था, और कितना टाइम लगेगा कंप्लीट ग्रोइंग में अगर इनिशियल रेट कांस्टेंट रहा हो और वो मेंटेन रहा हो। आपने लिखा इज दिस टाइम कांस्टेंट, इफ दिस इज टाइम कांस्टेंट देन व्हाट वाज द कांस्टेंट व्हिच वी यूज्ड इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी हम लोगों ने टाउ सिंबल यूज किया था, उसको जनरली रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं और कभी टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं लूजली। वो रिलैक्सेशन टाइम होता है बेसिकली।
तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोगों ने टाउ यूज किया था, सिंस वो टाउ टाइम होता है तो टाइम और कांस्टेंट होता है, इसलिए लूजली लोग टाइम कांस्टेंट बोल लेते हैं। वो रिलैक्सेशन टाइम था, दैट मीन्स दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगा। और हम जानते हैं कि दो कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो रिलैक्स्ड रहा होगा, इसलिए उसको रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। सिंबल एक ही है, वहां पर भी टाउ था, यहाँ पर भी टाउ है। एक ही सिंबल को हम लोग कई जगह यूज करते हैं क्योंकि अपने पास सिंबल्स कम है, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा है। सो दिस शुड मेक सेंस। और अपने जो मैंने जो ओल्डली क्वेश्चन पूछा था वो इसके बारे में पूछा था कि रेट ऑफ करंट ग्रोथ जो कि एक्सपोनेंशियल है, क्या वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? तो आपका आंसर आना चाहिए डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो अगर केवल आपके ग्राफ कोई दिमाग में रहा होगा और उसका उसका डिस्कशन आपके पास नहीं रहेगा तो आपको लगेगा ये तो बढ़ रहा था तो अब बढ़ना लगा देंगे, गलत हो जाएगा। करंट बढ़ता है, करंट के चेंज होने का रेट कम होता है। अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, क्या आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट फाइनली? इनिशियली तो हम लोगों ने निकाला, इनिशियली कितना आया था? E by L, इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ। व्हाट विल बी द फाइनल रेट ऑफ ग्रोथ? किसी भी LR सर्किट पे करंट के ग्रोथ होने का रेट फाइनली कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे फाइनली करंट चेंज होना ही बंद हो जाता है। करंट फाइनली चेंज होना बंद हो जाता है। तो अगर कोई चीज चेंज होना बंद हो गया तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? जीरो हो गया। दूसरा, ये ग्राफ आपको याद रहेगा तो रेट ऑफ चेंज का मतलब स्लोप होता है, आपने बहुत बिगनिंग में पढ़ा था। तो फाइनली स्लोप कैसा जा रहा है? जीरो। सो फाइनली स्लोप जीरो जा रहा है। इनिशियली स्लोप मैक्सिमम था, स्लोप डिक्रीज कर रहा था, इसका मतलब रेट डिक्रीज कर रहा था। तो ग्राफ देखो, उससे वैल्यूज और स्लोप दोनों के बारे में बता सकते हो। यस, दैट्स गोइंग टू बी जीरो। So current has a high rate of growth, then growth rate decreases. Finally, growth rate becomes zero. That's why current becomes constant. आप जानते हो कि L गायब हो जाता है और करंट इस पे चलता रहता है, हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन और समझने वाले पॉइंट्स हैं, उस पर ध्यान देने का। सो ये मैंने आपको समराइज किया था और समराइज करने के साथ साथ आपको LR सर्किट के बारे में एक बार रिवाइज भी करा दिया और ये भी करा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। LR सर्किट अगर आपने सॉल्व कर रखे, कुछ लास्ट क्लास में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, उन पे आप अटेंशन पे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस करोगे। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से कुछ और पॉइंट्स हैं जो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, क्योंकि लोग इंडक्टर पढ़ रहे थे तो उसी से आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, आप इसको रिलेट कर सकते हो क्योंकि हम लोगों ने इंडक्टर की डेफिनेशन ही ऐसे दी थी, एक डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी इंडक्टर से करंट चल रहा होता है, जब किसी इंडक्टर से करंट रन कर रहा होता है, तो उस इंडक्टर के पास एनर्जी होती है। अब ले मैंने कॉमन इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो कुछ ऐसा है, इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अगर कोई करंट आता है ना तो करंट से पहले एनर्जी बना लेता है और एनर्जी को स्टोर कर लेता है, फिर इसके बाद करंट को चलने देता है। तो जैसे ही करंट चेंज होना स्टार्ट करेगा तो उसके चेंज से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता रहता है और उसी चेंज को अपोज करेगा तो उसकी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करके अपने पास एनर्जी स्टोर करता रहता है। और जब तक ये करंट चलता रहेगा उसके पास एनर्जी बनी रहेगी। फिर जब ये करंट डिक्रीज होने की कोशिश करता है तो उसी एनर्जी को लगाता है जो एनर्जी इसने स्टोर की थी। तो जब करंट बढ़ रहा होता है तो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, जब करंट कम हो रहा होता है तो उसी एनर्जी को अप्लाई करके ये करंट को बढ़ाने की कोशिश करता है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था जिसमें पहले मैंने बोला था आई नॉट करंट जा रहा है, बाद में एल और आर सर्किट था केवल। अब देखो एल आर सर्किट है, इस पे करंट कहाँ से आ जाएगा?
करंट वहां से आएगा क्योंकि इसके पास स्टोर्ड एनर्जी थी जो इसने करंट के ग्रोथ के टाइम पर स्टोर की थी, अब उसको रिलीज कर रहा है और सर्किट पे करंट रन करा रहा है। फिर धीरे धीरे उसके पास जितनी भी एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, करंट स्टॉप हो जाएगा। जस्ट लाइक कैपेसिटर में हुआ करता था। कैपेसिटर में पहले चार्ज बिल्डअप हुआ करता था, डिस्चार्जिंग में चार्ज को यूज करके करंट बनाता था। ये करंट को स्टोर करता है, आई मीन करंट को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है और उसके बाद उसी एनर्जी को यूज करता है। दिस इज व्हाट दिस इज हाउ दिस डिवाइस वर्क। तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये अपने को अभी फोकस में लाना है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन, पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ फॉर्मूला, फिर उसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि उस फॉर्मूले की मीनिंग क्या और कैसे आया। तो लेट्स से ऐसा बोलता है कि व्हेन आई करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आई करंट फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर L, तो किसी L इंडक्टर से आई करंट अगर फ्लो करता है तो हम ऐसा बोलेंगे देन इंडक्टर हैज एनर्जी गिवन बाय, इसका मीनिंग ये जा रहा है कि जब कभी इंडक्टर से कोई करंट चल रहा होता है उस मोमेंट पर उस इंडक्टर के पास कुछ एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है? दैट इज U इज इक्वल टू हाफ Li²। So this is the energy that the inductor carries at the moment current is I। जिस मोमेंट पे करंट जीरो हो जाएगी स्टोर्ड एनर्जी जीरो हो जाएगी, जिस मोमेंट पे करंट मैक्सिमम होगी उस समय स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी। L कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है। सो बेसिकली करंट डिसाइड करता है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है। इसका मतलब है किसी इंडक्टर से ज्यादा करंट जा रहा होगा तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। हाफ Li² के बराबर उसको हम लिख सकते हैं। कॉपी कर लीजिए और अब समझते हैं कि ये हाफ Li² कहाँ से आया और क्या हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे चेंज हुआ एंड ऑल दैट। सो लेट्स से कि अपने पास ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर पर आई करंट चल रहा है। अगर इस पे कोई आई करंट गया, ये L है, तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल रहा होगा करंट के फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये इंडक्टर क्या करता है, अपनी खुद की बैटरी लेकर के आता है और वो खुद की बैटरी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको या तो ऐड करता है या तो सब्ट्रैक्ट करता है ना। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि करंट इंक्रीज कर रहा है या करंट डिक्रीज कर रहा है। बट एनी हाउ इसका जो खुद का ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा वो हम जानते हैं। तो काइंड ऑफ प्रूफ आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्रूफ जैसा कुछ देख लेते हैं स्टेटमेंट देने के बाद ना। अगर आई करंट है जो कि वैरी कर रही है, वैरी करने का है इसको, तो एल से कितना ईएमएफ बनेगा वो हम लोग जानते हैं। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर इज गोइंग टू बी इज इक्वल टू माइनस एल डी बाई dt। माइनस को हम लोग चाहें तो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो मॉड लगा लेंगे। यहाँ पर माइनस आई के चेंज के बारे में बात कर रहा होता है बेसिकली। तो ई की वैल्यू माइनस एल डी बाई dt होती है। अगर ये ये माइनस किस लिए बता रहा है कि क्या ये सपोर्ट में बैटरी लेकर के आएगा या फिर इसके अपोज में बैटरी लेकर के आएगा उसके बारे में बता रहा है। तो इसके पास कितना पावर आएगा, क्या हम पावर के बारे में बात कर सकते हैं? पावर प्रोड्यूस्ड या पावर कंज्यूम्ड। तो अगर करंट इस पे जा रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो अगर करंट बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे पावर, इंडक्टर पावर को स्टोर कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है पावर को। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब इंडक्टर अपनी पावर को सप्लाई कर रहा है, दैट मींस पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसी हिसाब से अपना लैंग्वेज जाएगा। तो लेट्स से कि करंट ग्रो कर रहा है, तो जब करंट ग्रो करेगा तो ये पावर को कंज्यूम करेगा। मैं इसको भी लिख देता हूँ। सो इफ करंट increases then inductor
consumes power, तो पावर को कंज्यूम करता है जिसको बाद में स्टोर करके रखेगा, लॉजिकल है। और जब करंट डिक्रीज करेगा तो जो स्टोर्ड पावर थी उसको सप्लाई करेगा। तो ऐसी लैंग्वेज का भी अपने को ख्याल रखना है। इफ आई इंक्रीजेस देन एल कंज्यूम्स पावर टू स्टोर एनर्जी, and if I decreases, then inductor supplies power to support the current, क्योंकि आप जानते हो कि वो करंट का सपोर्ट करेगा, यानी करंट के चेंज का अपोज करेगा, तो उसको सपोर्ट करेगा। तो दिस सप्लाइज पावर टू द सर्किट। सर्किट को पावर देने का मतलब सर्किट को करंट ये खुद से दे रहा होता है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा स्टेटमेंट बन गया, तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में याद रख सकते हो। अच्छा, कोई भी केस हो, लेट्स हम लोग कंज्यूम पावर वाली बात कर रहे हैं, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो क्या हम पावर कंज्यूम्ड या फिर पावर सप्लाइड के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू करंट इनटू ईएमएफ। अपने को पता होता है कि कितना ईएमएफ है, और अगर किसी का ईएमएफ पता हो और उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर बन जाता है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला याद है आपको, पावर का एक वीआई फॉर्मूला हुआ करता था। V the potential difference of the battery, I is the current, so इसका भी पावर ऐसा लिख सकते हैं। so ये जो पावर आएगी क्या इसको लिख सकते हैं I L di/dt। सिंबल को अब मैंने हटा दिया, सिंबल को प्लस माइनस लिख सकते हो, कंज्यूम कब करता है और सप्लाई कब करता है। अच्छा, अगर ये पावर हो गया तो क्या हम एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि एनर्जी डीटी टाइम के बारे में, सपोज के लिए उन्होंने डीटी टाइम तक देखा था, तो डीटी टाइम का स्टोरी था। सो आप जानते हो पावर क्या होता है, या फिर एनर्जी क्या होता है। एनर्जी, ये जो पावर उसने ली उस पावर को स्टोर करेगा एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी इज गोइंग टू बी पावर डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा टी। नहीं, कुछ उल्टा बोल दिया। एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम, तो इसको वैसे लिखेंगे कि पावर इनटू टाइम। किस टाइम तक आपने ऑब्जर्व किया है, डीटी टाइम तक, तो डीटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ से एनर्जी को अगर हम लोग यू लिखते हैं तो यू हमारे पास एनर्जी आ गई, और डी यू रखते हैं क्योंकि डेल्टा टी टाइम तक के हम लोगों ने बात की, तो डिफरेंशियल केस कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे करंट गया, डेल्टा टी टाइम तक आपने वेट किया, तो डेल्टा टी टाइम में क्या क्या हुआ, तो करंट एनर्जी का जो चेंज आया होगा वो डी यू रहा होगा। पावर कितना था, आई एल डी आई बाई डी टी, और कितना टाइम लिया आपने डी टी, तो ये क्या बन गया, आई एल डी आई। सो जो डेल्टा यू होता है वो आई एल डी आई के बराबर होता है। तो डिफरेंशियल चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर ये एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अगर एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी को डिक्रीज करा रहा है। तो हम बता सकते हैं एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है और कितना है, वो भी बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, अपने को दिख गया होगा कि वो फॉर्मूला कितना हो रहा है। सो लेट्स से कि अगर इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो डी यू अपने को मिला है एल आई डी आई ना, यू निकाल लेते हैं। स्टोर्ड एनर्जी टी टाइम में कितना स्टोर्ड एनर्जी होगा, या फिर आई करंट आने में कितना स्टोर्ड एनर्जी होगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन डी यू, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन एल आई डी आई। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा बोल सकता है कि पहले हमारे पास करंट I1 चल रहा था, फाइनली I2 चल रहा है, तो बताइए कितना चेंज आएगा। तो I1 से I2 लगाएंगे तो अपने को चेंज पता चल जाएगा। हम लोग टोटल स्टोर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इनिशियली कोई करंट नहीं था, फाइनली I करंट चल रहा है। सो टोटल स्टोर्ड एनर्जी यहाँ से निकल के आ जाएगी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी दैट्स गोइंग टू बी, I का इंटीग्रेशन करोगे I स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए और याद रख लीजिए कि किसी भी इंडक्टर पर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होता है। अब आंसर देना होगा क्वेश्चंस में, तो क्या करेगा, वही एलआर सर्किट या एलआरसी सर्किट होगा, उसको सॉल्व करोगे। इंडक्टर से कितना करंट जा रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट पता करोगे, इसको यूज कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा।
इंडक्टर से कितना करंट जाता है वो तो अपने को पता रहता है। फाइनली मैक्सिमम जाता है, इसका जब मैक्सिमम जा रहा होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करके चलता है। कॉपी कर सकते हो। Here the previous slide is, you can check it. Let me know अगर कोई स्टेप आपको आपके लिए एक्सप्लेन करना है, एंड इफ यू आर गेटिंग इट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आप यूज टू भी हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉपी कर लिया होगा हाफ एल आई स्क्वायर, जैसे हाफ सी वी स्क्वायर होता है वहां पर आप क्या लिखते थे, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए एग्जैक्टली सिमिलर चल रहा है, हाफ हाफ है, एल इंडक्टेंस है तो सी कैपेसिटेंस है, ये करंट की वजह से आ रहा है, ये पोटेंशियल की वजह से आ रहा है, तो इस तरह से लिख सकते हो, या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी करके भी लिख सकते थे। कंपेयर का सिमिलर टाइप के फॉर्मेट पे चलता है। सो जो भी मैग्नेटिज्म के फॉर्मूलाज आते हैं और जो इलेक्ट्रो के फॉर्मूलाज होते हैं उनमें काफी हद तक सिमिलरिटी देखी गई है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। आगे चल करके okay, if there's nothing to us, so we can go ahead and we can have one example. सिंपल सा एग्जांपल पिक करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लेट्स से अपने पास एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, there's one more resistance and there's a battery. There was a switch as well. This battery has EMF, let's say 10 volt. This resistance, let's say this is R2 and its value is, let's say 5 ohm. This inductor, let's say this is 0.2 Henry, and that's the resistance, let's call it as R1 as 2 ohm. स्विच को आपने क्लोज किया था किसी जीरो टाइम पर, जब से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो उसको क्लोज किया, उसी को जीरो बोल रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड stored energy in inductor at steady state, और finally फाइनली इंडक्टर के पास कितना एनर्जी स्टोर होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। ट्राई कीजिए, अभी जो पढ़ा है इससे पहले जो आपने पढ़ा है दोनों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप आंसर दे पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, एंड इट विल बी गुड फॉर मी टू। थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकती है, इट्स ओके। इतना कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्टेड है। एनी आंसर? एक 2.5 आंसर है। टू 2.5 को रिपीट हो रहे हैं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग सिमिलर तरीके से कर रहे हो। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, आप जानते हो कि यहाँ से कोई करंट आ ही जाएगी, वो दो ब्रांचेस में चली जाएगी, I1 और I2।
और ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, ये बिना किसी पोटेंशियल के बिहेव कर रहा होगा, बिना किसी ड्रॉप के बिहेव कर रहा होगा, बिना किसी ड्रॉप के बिहेव कर रहा होगा। तो आप एक किरचॉफ्स लॉ लगा लो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओ बिग लूप पर, बाहर वाली लूप पर। सो अपने को इक्वेशन क्या मिलेगी, अपने को इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, एल डी आई टू बाई डी टी प्लस आई टू, उसका नाम I1 दे देते हैं, थोड़ा सा नाम को मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि I1 1 से मैच कर जाए, I1 और ये I2 है इससे, हालांकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। सो ये बनेगा एल डी आई वन बाई डी टी प्लस I1R1 इज इक्वल टू ई। ये किरचॉफ इक्वेशन आपको आउटर वाले लूप में लिखना आता है। कैसे? प्लस माइनस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये होता है। अच्छा, एक बार हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, देन यूल फाइंड कि अपने को ये सॉल्व करना है। सिंस ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है तो स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, आई कांस्टेंट होता है। तो बोलोगे एट स्टेडी स्टेट और फाइनली डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो होता है। तब पूरा मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला टर्म हमारा जीरो होगा, हमारे पास इक्वेशन है I1R1 इज इक्वल टू ई। यहाँ से अपने को I1 की वैल्यू पता चल गई, कितना है, E डिवाइड बाई R1। डू वी नो E? यस। डू वी नो R1? 2। तो दैट्स 5 एम्पियर। कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। सो I1 की वैल्यू अपने को 5 पता चल गया। अब क्या करना है, अब अपने को देखना है कि क्या आपको पता चल गया कि इस इंडक्टर से कितना करंट जा रहा है फाइनली। यस, I1 करंट जा रहा है। तो क्या इस इंडक्टर के पास कोई एनर्जी रही होगी? यस। कितना एनर्जी रही होगी? तो आप बोलोगे स्टोर्ड एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, U इज इक्वल टू हाफ L द करंट स्क्वायर। सो हाफ इज हाफ, L इज 0.2, ये पॉइंट था, डेसिमल था, और I1 का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। सो आप बोलोगे ये 0.1 है और ये 25 है, तो स्टोर्ड एनर्जी कितना आएगा? 2.5 जूल आ जाएगा। वाई जूल? क्योंकि ये हेनरी में दिया था, सब ऐसा यूनिट में था। जनरली क्या होता है कि जो एल होता है ना, वो मिली हेनरी में होता है, तो ये मिली जूल में आंसर आएगा क्योंकि छोटा होता है। बट अगर ऐसा दिया गया है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2.5 जूल। दैट विल बी द स्टोर्ड एनर्जी इन दिस इंडक्टर एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन। आपसे पूछता है कि इनिशियली कितना स्टोर्ड रहा होगा जस्ट आफ्टर स्विच वाज क्लोज्ड, तो करंट जीरो रहा होगा, तो कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगा। तो जिस टाइम पर अपने को निकालना है उस टाइम का करंट अपने को पता होने का। ओके, सो इस तरह से हम स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। फिर एडवांस जैसे क्वेश्चन में क्या करेगा, इसी एनर्जी को फिर हो सकता है कि ग्रेविटी से रिलेट कर ले या फिर रोटेशनल एनर्जी से रिलेट करा दे, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे पास बेसिकली एक एनर्जी है, उसको आप कहीं भी किस तरह से आप किसी और फॉर्मेट में भी ले जा सकते हो, चलेगा। एक पॉइंट और उसको इलेबरेट कर देता हूँ मैं, सिंस अपने पास टाइम है। देखो क्या है कि ये जो हम लोगों ने अभी देखा हाफ एल आई स्क्वायर, आपको कितना समझ में आया होगा? आपको एक तो ये स्टेटमेंट याद हो गया होगा, दूसरा ये कैसे प्रूफ हुआ उसके बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप सोचो कि ये फील्ड, ये एनर्जी आई है तो किस तरह से आई होगी, व्हाट वुड हैव बीन द रीजन? कि करंट अगर चलता है तो कोई डिवाइस क्या है? सिंपली कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, और उसमें अगर करंट हम रन कराते हैं तो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। हाउ हाउ इट इज फीसिबल? सो व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड? तो जब बेसिक के बारे में जाओगे तो अपने को ये पता चलेगा कि जब कभी कहीं फील्ड होती है, जब कहीं, ये जनरल स्टेटमेंट हो गया कि कहीं भी कोई भी फील्ड होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आती है, कंजर्वेटिव फील्ड है ना। जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसकी एनर्जी आती है। तो जहां पर फील्ड एग्जिस्ट करती है स्पेस में, उस स्पेस में एनर्जी होती है। और कॉइल क्या करता है? कॉइल एक स्पेस में है, अगर वो करंट लेके जा रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है इसका मतलब उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है। सो ये जो एनर्जी होती है वो फील्ड की एनर्जी होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, इफ यू रिमेम्बर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं।
तो where there is electric field there is energy. Exactly in the same manner, where there is a magnetic field there is going to be energy. कॉइल क्या करता है, करंट रन कराता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पेस में एनर्जी होती है। इसका मतलब है अब आपसे एक और भी क्वेश्चन रेडी हो गया आपके लिए कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से या किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना स्पेस में एनर्जी है वो निकालो। ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम लोग पता करते थे कि एक स्फीयर है जो कि चार्ज्ड है, तो उसके पास कितना एनर्जी है, जिसको सेल्फ एनर्जी बोला था। उसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को यूज करके। सिमिलर टाइप के करंट कैरिंग वायर्स की वजह से, सिलेंडर्स की वजह से या किसी और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस की वजह से आपसे एनर्जी पूछ सकता है। तो पॉइंट है कि जब जहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर एनर्जी होगी। सो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ना एनर्जी निकालना तो हमारे टफ है ना, क्योंकि वो कितना स्पेस है तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम लोग एनर्जी ना देख करके क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी निकाल लेते हैं। फिर आपको वॉल्यूम बताया जाएगा, उस वॉल्यूम को अप्रोप्रिएटली यूज करोगे, आपको टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का नहीं निकालते, किसका निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था। तो ये जो डेंसिटी है, अगर इसको हम लोग यू से लिखते हैं, छोटा वाला बी लगा देते हैं, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। छोटा वाला यू डेंसिटी के लिए जनरली यूज होता है और बड़ा वाला यू टोटल एनर्जी के लिए यूज होता है। तो एनर्जी डेंसिटी लेट्स से यू बी है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसकी डेफिनेशन कैसे आती है, इसको मैं डिफाइन करके लिख देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं कि इफ इन dv volume of space there exists b magnetic field। डीवी वॉल्यूम क्यों चूज किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है बी की वैल्यू अलग अलग वॉल्यूम्स पर अलग अलग आ रही हो, तो हम एक साथ जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा सैंपल चूज करेंगे, उस सैंपल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको देखेंगे, फिर उस सैंपल के को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज को, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये अपना कॉमन फंडा है। सो इफ इन अ डीवी वॉल्यूम ऑफ स्पेस देयर एग्जिस्ट अ बी मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं, जो हेडिंग लिखा है उसी को लिख लेते हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी विल बी, क्या बताते हैं। इसको स्मॉल यू बी लिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। दैट मींस एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो डी यू क्या है, डी यू इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द डीवी वॉल्यूम। तो उस छोटे से वॉल्यूम में टोटल एनर्जी कितना है, डी यू, और वॉल्यूम क्या है, डीवी। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये बेसिकली क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। जैसे मास डेंसिटी होता है ना, उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी भी होता है। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे लिए। ये फॉर्मूला सिमिलर टाइप का है जो आपने इलेक्ट्रो में देखा था। हाफ, इसमें भी हाफ आ रहा है, ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट है। एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है, म्यू नॉट नीचे आता है। किसी भी स्पेस पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है तो उसके कितनी एनर्जी होगी वो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद अगर आपको एनर्जी डेंसिटी पता चल गया तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे कि जो डी यू आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट इंटू डीवी, डीवी फॉर वॉल्यूम। इसको फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हो, तो यू निकालने के लिए डेल्टा डी यू लगा लो, और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट डीवी। अब कितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम तक इसको आप इंटीग्रेट करोगे,
और बी की वैल्यू कैसे वेरी करे उसको यूज करोगे। अगर बी की वैल्यू यूनिफॉर्म है तो लाइफ इजी रह जाएगी, बी स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तब भी चलेगा। तो ये U इज अ टोटल स्टोर्ड एनर्जी, तो दैट इज टोटल एनर्जी अब ये इंडक्टर का इससे क्या रिलेशन है? इंडक्टर का ये रिलेशन है कि इंडक्टिंग को जो कॉइल होती है ना उस पर मैग्नेटिक फील्ड रहती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम एनर्जी जानते हैं और यही एनर्जी वो स्टोर करता है। तो जब तक करंट रहता है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है तब तक उसके पास एनर्जी रहती है। और इंडक्टर के लिए यही एनर्जी कितना निकल के आया था, हाफ एल आई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। आई स्क्वायर क्यों आया समझ सकते हो, बी स्क्वायर आ रहा है और हम लोग बात कर चुके हैं बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर बी स्क्वायर आया तो आई स्क्वायर आएगा, बाकी सारा अरेंजमेंट है तो उसको एल में कन्वर्ट कर लिया गया। ये एक जनरल स्टोरी है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी के बारे में बात कर रहा होता है। एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सिंपल ले लेता हूँ, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग, और फिर अगर कभी फ्यूचर में ये पूछेगा तो आप जरूर रिलेट करके आप आंसर दे पाओगे। और नॉर्मली वही पूछेगा जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिक करने वाले हैं। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, डाउट आ रहा हो तो आप पूछ लो, अगर सब स्मूथली जा रहा हो तो आगे बढ़ सकते हैं। इससे आपको ये भी समझ में आ गया कि इंडक्टर के पास एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि करंट होता है, करंट की वजह से एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उस स्पेस पे एनर्जी जरूर होगी। बहुत छोटा सा एग्जांपल पिक करते हैं, ऑब्वियस एग्जांपल। लेट्स से कि आपके पास एक ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड पर करंट रन कर रहा है। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है और इसके एंड इफेक्ट को अपने को इग्नोर कर देना है। दैट मीन्स लास्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी उसको इग्नोर करना है। करंट आई रन कर रहा है इस तरीके से। इसकी जो रेडियस है, सिलिंड्रिकल होता है, रेडियस आर है और इसका लेंथ एल दिया गया है। एंड इफेक्ट इग्नोर कर देना है और बाहर की फील्ड को इग्नोर कर देना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी stored in a long solenoid डायमेंशंस वगैरह अपने को यहाँ पे दिया गया है। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसके बारे में आप जानते हो वो भी अपने को गिवन है। इग्नोर एंड इफेक्ट्स। देखो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर एंड आएगा तो फिर वो कैसे इस तरह से जा रहा होगा, तो वो इफेक्ट्स को अपने को इग्नोर मार देना है। सो एंड इफेक्ट्स को इग्नोर कर देना है। तो क्या इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, क्या इसका एक्सप्रेशन बना पाएंगे, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा इनकी तो क्या हम न्यूमेरिकली आंसर कर पाएंगे। तो मैं समझाता हूँ, अब ध्यान से समझेंगे, और अगर आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी है। नहीं सॉल्व करना है तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, क्या इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यस। क्या वो यूनिफॉर्म होती है, यस। क्या उसकी वैल्यू अपने को पता होता है, यस। क्या बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, यस। इसका मतलब इसने बोला कि स्टोर्ड एनर्जी बताना है, दैट मीन्स पूरे स्पेस पे, न केवल सोलोनॉइड, पूरे इनफाइनाइट स्पेस पे बताना है इसकी वजह से क्या है। तो अपने लिए जो आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। इनसाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन इंटू आई। सो म्यू नॉट एन आई के बराबर उसके पास ये रहता है स्टोर्ड एनर्जी। सॉरी, फिर से मैं बोलता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्विवेलेंट उसकी ये मैग्नेटिक फील्ड रहती है इनसाइड में जो कि यूनिफॉर्म रहती है।
अपने को स्टोर्ड एनर्जी चाहिए। सो आप बोलोगे कि अगर अपने को स्टोर्ड एनर्जी चाहिए तो कुछ ऐसा करेंगे, इंटीग्रेशन बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट, अगर फ्री स्पेस है, अदरवाइज म्यू भी बदल सकता है, मीडियम पर डिपेंडेंसी है, इनटू डीवी, डीवी मतलब वॉल्यूम। तो ये अपने को वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना होता है। फिर आप देखोगे कि बी जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, हर लोकेशन पे वही स्पेस के। तो जो स्पेस का लोकेशन है इनसाइड वाला, ये आपको पहले इनफाइनाइट तक करना था, तो आप बोलोगे कि जितना उसके इनसाइड वाला उसको छोड़ दो, बाकी जगह तो जीरो है, बी बी को जीरो करोगे तो इंटीग्रेशन हमारा जीरो होगा। तो कौन सा वॉल्यूम आएगा? इनसाइड वाला वॉल्यूम आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड पे लाई कर रही है। अगर इतना अपने को समझ में आ रहा है तो यू की वैल्यू क्या बन जाएगी? आप बोलोगे बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ट्वाइस म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीवी करना है जो कि इनसाइड वॉल्यूम है। क्या सोलेनॉइड के इनसाइड का वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस वॉल्यूम है, तो इसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया इनटू लेंथ एल। सो ये अपना उसका वॉल्यूम होगा, ये स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी। बी की वैल्यू अपने को पता है, उसको यहाँ पर रख दो, आंसर भी आ जाएगा, एक्सप्रेशन भी बन जाएगा। तो स्टोर्ड एनर्जी इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर एल। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू की वैल्यू अपने को कितना मिल जाएगा? यू की वैल्यू आ जा रही, एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या आप यही आंसर किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे? एक लाइन में कैन यू फाइंड द सेम आंसर इन वन लाइन? ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना डिटेल में बताया कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम ये यूज कर सकते हैं। ये इसको आप वेरीफाई कर लो, किससे? ये हाफ एल इंटू आई स्क्वायर लिखा हुआ है, और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सोलेनॉइड का हम लोगों ने एल निकाला हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली एल लिखा हुआ है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल, दैट इज एल वैल्यू इंडक्टेंस बाई 2 इंटू आई स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हमको वही फॉर्मूला मिल गया, मतलब वेरीफाइड हो गया कि ये आंसर आ जाने वाला है। तो अगर अपने को उसका सेल्फ इंडक्टेंस पता चल जाता है तो हम डायरेक्टली हाफ एल आई स्क्वायर करेंगे, अपना काम हो जाएगा। और अगर हमको नहीं पता है तो हम इस तरह से भी प्रोसीड करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। मेकिंग सेंस? तो ये स्टोर्ड एनर्जी के बारे में आपको पता चल गया, और ये आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये यूनिफॉर्म केस था, इसलिए यूनिफॉर्म केस के लिए बी स्क्वायर बाई 2 ट्वाइस म्यू नॉट बाहर आ गया और सिंप्लीफाइड हो गया। एक और क्वेश्चन मैं पिक कर लेता हूँ जिसमें वेरिएबल केस आएगा, तो वो भी एज ए रिजल्ट काम करेगा, ये भी आपका एज ए रिजल्ट काम कर रहा है। तो अपने लेक्चर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो काइंड ऑफ रिजल्ट्स हैं। आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि एक सिलिंड्रिकल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, इसकी करंट डेंसिटी J है, और इसकी जो रेडियस है वो R दी गई है। ये लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर। तो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया जा रहा है। इसमें आपने कई सारे क्वेश्चन किए थे, कैविटी बनाई थी तो फील्ड देखा था, कांस्टेंट आता, यूनिफॉर्म होता एंड ऑल दैट स्टोरीज। जे को वेरी करा करके आपसे पूछ सकता है कितना स्टोर्ड एनर्जी होगा, फिर वो बताएगा कहाँ पर, सिलेंड्रिकल स्पेस पे, पूरे स्पेस पे, कहाँ पर, आप अकॉर्डिंगली उसको निकाल सकते हो। पूरे स्पेस पे बोलेगा तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सिंपल वाला केस ले ले रहा हूँ, आपसे पूछता है फाइंड मैग्नेटिक
field energy inside the cylinder. अब देखो कि उसमें वॉल्यूम लगता है तो लेंथ लगेगी, तो लेट्स से उसकी लेंथ है ऑफ लेंथ L, तो लेंथ अपने को L दिया गया है और लॉन्ग है इसका मतलब लेंथ L की वैल्यू R के कंपैरिजन में पहुंच जाते हैं, या फिर आपसे एनर्जी पर यूनिट लेंथ पूछ लेगा तो वो भी बता सकते हो। सो कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप वहां से भी चेक कर सकते हो बाद में। सो अपने को क्या करना होगा कि एक जे के बारे में पहले बताएगा। सिंपल केस के लिए लेट से जे जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, जे को फंक्शन ऑफ आर बना करके एडवांस में अच्छा इक्वेशन बनाया जा सकता है, टफ किया जा सकता है। तो जे कांस्टेंट है, तो ठीक है, अगर जे कांस्टेंट है तो अपने को ये देखना होगा कि इनसाइड फील्ड कितनी होती है किसी भी आर डिस्टेंस पर। सो मैग्नेट इनसाइड की अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड का मतलब हमारे लिए है आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। इनसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बताया गया था, अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा बोला होगा मैंने, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर। जे और आर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो केवल अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड बनेगा म्यू नॉट जे आर साइन 90 डिवाइड बाई 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर होता है जिसमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट के लिए अपने पास डायरेक्टली है, अदरवाइज हम बी को पहले कैलकुलेट करेंगे। फिर अपने को क्या पता करना है, यू। तो यू कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट इनटू डीवी। डीवी को क्या पता करने का, डीवी के लिए आपने क्या किया होगा कि आर डिस्टेंस पे जा करके एक डी आर का स्टेप लिया होगा, और यही जो स्ट्रिप है ना डी आर वाली, इस पर आप देख रहे हो तो ये जो अपने को दिख रहा है वो एरिया दिख रहा है, और ये एल लेंथ तक रन करेगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा ट्वाइस पाई आर डी आर, ट्वाइस पाई आर डी आर, ये तो हुआ उसका एरिया इनटू द लेंथ, तो ये बन जाएगा उसका वॉल्यूम। तो ये डीवी की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, सो बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट इनटू डीवी। अब ये डीवी का जो इंटीग्रेशन था वो आर के टर्म में बन गया, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, बी की वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं है, वो आर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई कांस्टेंट था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली पाई एल बाई म्यू नॉट बाहर नजर आया अपने को। इंटीग्रेशन बी स्क्वायर, जब आप बी स्क्वायर करोगे तो म्यू नॉट का स्क्वायर आएगा, जे का स्क्वायर आएगा, आर का स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, इनटू अपसाइड कुछ और बचा था क्या, यस आर डी आर बचा था। लिटिल मोर सिंप्लीफिकेशन विल हेल्प अस, सो म्यू नॉट एक और कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा म्यू नॉट पाई एल जे स्क्वायर डिवाइड बाई 4। कैलकुलेशन आप ध्यान से ऑब्जर्व करने का, और ये इंटीग्रेशन में आ रहा है आर क्यूब डी आर। आर कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, 0 से कैपिटल आर, टोटल इंटीग्रेशन अपने को करना है। So how much the stored energy within that cylinder is going to be? It's going to be like mu naught pi L J square R raised to power 4 divided by 4, that is 60. So ये stored energy केवल उस पोर्शन के लिए मैंने बताया जो इनसाइड है। अगर आउटसाइड का भी पूछेगा तो हम आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, आउटसाइड के लिए भी डीवीए लिखेंगे, फिर कैपिटल आर से लेकर के इनफाइनाइट तक उसकी लिमिट लगा देंगे, उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अब चाहो तो उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। आई जस्ट गेव यू आइडिया, कॉपी कर लीजिए, और इनसाइड वाला अपना आंसर ये हो गया, जे कांस्टेंट के लिए जे बदलेगा तो आंसर बदलेगा। ओके, अपने को डीपीपीस भी डिस्कस करनी थी, आई रिमेम्बर, बट क्या था कि ये जो कुछ पॉइंट्स थे उसको डिटेल में बताना भी जरूरी था, वंस एंड फॉर ऑल, हमें आगे काम आएगा। इसके बाद अगर आप ऐसे भी पढ़ोगे या फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, तो कुछ माइनर पॉइंट्स आपको वहां से कवर हो जाएंगे। एक पॉइंट के बारे में ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, बाकी डिटेल में आप बुक्स में पढ़ोगे, जनरली आपसे पूछता भी बहुत कम है, बट कॉमन सेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा डीसी मोटर्स के बारे में, जनरेटर्स के बारे में। तो ये जो मोटर्स और जनरेटर्स जो होते हैं ना, ये कैसे फंक्शन कर रहे होते हैं, उसके इनसाइड में क्या मैकेनिज्म चल रही होती है,
उसके लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से उसके लिंकेजेस है। तो बस मैं आपको आइडिया देता हूँ कि मोटर हो या जनरेटर हो किस तरह से करंट क्रिएट करता है या फिर करंट से किस तरह से रोटेशन क्रिएट करता है। एज ए कॉमन पर्सन या ले मैन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ EMI का क्या यूज आता है, और आप रिलेट कर पाओगे कॉन्सेप्चुअली। प्रैक्टिकली के लिए फिर आपको लेबोरेटरी में काम करने का। मोटर जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं, DC AC मोटर जो, या फिर हम जनरेटर वर्ड यूज करते हैं, क्या मीनिंग होता है इनका? तो अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज अ मोटर, तो आप बोलोगे मोटर एक डिवाइस होती है जो कुछ एनर्जी को कन्वर्ट करती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। जनरेटर भी डिवाइस होता है जो भी एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। आयुष, यू वांट टू सी द प्रीवियस स्लाइड? ओके, हियर इट इज। तो क्या मेन टाइम में कोई बता सकता है कि मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? या फिर जनरेटर की बात कर लो, जनरेटर किस एनर्जी के किस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करके ले जाता है? सर मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। गुड। सो मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप मोटर लगा करके आप अपने व्हीकल को चलाते हो, तो मोटर मीन्स लाइक यू आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज गिविंग रोटेशन। या फिर मोटर से आप लिक्विड को, वाटर को ऊपर लिफ्ट कराते हो, ग्राउंड वाटर को, तो उसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो और MGH के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा होता है। तो मैकेनिकल वर्क कर रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी आ रही होती है। सिमिलरली जनरेटर इसका रिवर्स कर रहा होता है। तो मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में, और मैकेनिकल एनर्जी में कह सकते हो। तो मैकेनिकल वर्क कर रहा होता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जब आपकी लाइट चली जाती है तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन हो या फिर डीजल इंजन से जनरेटर्स हो हमारे पास। तो जनरेटर क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को यूज करता है या मैकेनिकल वर्क को यूज करता है। लिख रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी को यूज करता है और किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी में कम प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब बेसिकली करंट से। सीम्स लाइक कि नेट गया। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है क्या? ओ, नेट वाज गॉन। Am I audible? So कैरी करूं मैं? Yes, sir. ओके। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हुआ, ये आप इंजीनियर बनोगे तो यही सब कर रहे होगे। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब करंट बेसिकली, सो करंट या वोल्टेज समथिंग लाइक दैट। मैकेनिकल का मतलब कई तरह से हो सकता है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और व्हाटएवर। और बेसिकली यहाँ पर करंट को यूज करते हैं हम और काम कराते हैं। इस वाले केस में हम काम कर करके मैकेनिकल या रोटेशन या ट्रांसलेशन करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों काम है। दोनों में अब सोचो ना कि किस तरह से हम रोटेशन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो डिवाइस के इनसाइड में क्या चल रहा होता है थ्योरेटिकली। सो चल क्या रहा होता है वो आपने पढ़ा होगा। मैं एक बार एलिबरेट करता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान से समझने का। बेसिकली होता है क्या है कि हम बार मैग्नेट को यूज करते हैं। तो जब कभी मोटर आप ओपन करके देखने को आपको चांस मिले तो आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना, उस पे बार मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये दोनों के लिए फंडे हैं, मतलब दोनों के लिए एक सिमिलर टाइप की स्टोरी है। और नॉर्थ और साउथ को हम लोग कुछ इस तरह से पास पास रखते हैं। थोड़ा सा अगर और डिटेल में बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा जाएगा कि अपना नॉर्थ कुछ ऐसा दिख रहा होगा 3 डायमेंशनल में। जस्ट टू विजुअलाइज ऐसा मैं बना रहा हूँ।
तो साउथ इसका भी रहेगा जो कि अंदर की तरफ जाने को नहीं दिखा। तो ये बीच का स्पेस है, तो कुछ इस तरह से लोगों ने बनाने की कोशिश की है। अब आप क्या करते हो कि आप कॉइल लेते हो, मल्टीपल राउंड्स लगाना, वो सारी स्टोरीज, और उनको इस तरह से इस पे प्लेस करते हो। मे बी दिस शॉर्ट, रफली ये जो कंडक्टिंग कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लगा सकते हो। आपको अपने इस चैप्टर से लिंक करना है इसमें कि क्या चल रहा है। आप देखोगे कि सिंस आपने यहाँ पर मैग्नेट्स लगा रखे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है। नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, और साथ ही साथ डिपेंडिंग अपॉन थिंग, जैसे कि हम मोटर की बात कर रहे हैं, तो मोटर क्या करता है, करंट को लेके चलता है, इजंट इट? तो आप इसको किसी अरेंजमेंट से करंट प्रोवाइड कर रहे हो लूप में। जब आपने लूप में करंट को प्रोवाइड किया, दैट मीन्स आपका इनपुट क्या है, करंट। सो करंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये असेंबली आप बना सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि जब ये करंट जाएगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि करंट जाने से ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे फोर्स लगने वाले हैं, और जब ये फोर्स लगेंगे तो ये कॉइल रोटेट कर सकती है, या फिर ऐसा बोलो इसका एक म्यू आएगा। जैसे इस तरह से मैंने करंट बनाया है, तो इसका एक म्यू आएगा। म्यू पिक्चराइज किया जा सकता है कई तरीके से, तो म्यू होगा और बी है, तो क्या आप पाओगे कि कॉइल पर टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाएगा म्यू क्रॉस बी का। और जैसे इस पे टॉर्क लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट बना के रखते हैं। कैसा अरेंजमेंट? कुछ इस तरह से कि यहाँ पे शाफ्ट वगैरह कनेक्ट करके रखते हैं, ऐसा। और ये जो शाफ्ट है हमारी, अगर इस पे टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा। लेट से ऐसा रोटेट करता है, हम लोग उसको पता भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा रोटेट करेगा, क्योंकि इसका म्यू किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, ये म्यू है। तो जब आप म्यू क्रॉस बी करोगे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो म्यू नीचे जाएगा, क्रॉस बी करेगा, तो ये इस तरह से टॉर्क लगेगा। ऐसा ऐसा टॉर्क लगने से आप पाओगे कि ये कॉइल अपना रोटेट करेगा इस सेंस में। तो ये शाफ्ट जो है वो शाफ्ट रोटेट करने लगती है। अगर ये शाफ्ट रोटेट करने लगी तो आप देखो करंट सप्लाई करने से अपने को रोटेशन मिल गया। अब आप इस पे व्हील लगा दो तो व्हील चलना स्टार्ट कर देगा, या फिर इस रोटेशनल एनर्जी को आप किसी और फॉर्म में यूज कर सकते हो। सो पॉइंट इज कि लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर अपने पास करंट है तो करंट को हम कॉइल में रन कराएंगे, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे, टॉर्क क्रिएट कर लेंगे, टॉर्क से रोटेशन आ जाएगा, रोटेशन से अल्फा आ जाएगा, अल्फा से उसके बारे में सारी स्टोरीज होना स्टार्ट होगी। दैट मीन्स हम मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं। सो वी बहुत सिंपल अरेंजमेंट से ईएमआई को यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स करंट को सप्लाई करके रोटेशन अचीव कर लेते हैं। इसी का रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करने का? जनरेटर में इसका रिवर्स चलता है, उसमें हम इसको रोटेट कराते हैं। रोटेट कराएंगे तो फंडा थोड़ा सा बदल जाता है। आप देखो कि यहाँ पर हमको क्या करते हैं, टॉर्क देते हैं, रोटेशन कराते हैं। टॉर्क दिया तो कॉइल रोटेट करती है। जब कॉइल रोटेट करेगी तो उससे फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स चेंजेस क्यों? क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बी की डायरेक्शन से एंगल बदलता रहेगा। आपने देखा था कि एंगल बदलने वाले से भी फ्लक्स चेंज होता है, बी डॉट ए आता है। बी फिक्स रहेगा क्योंकि बार मैग्नेट हमारे फिक्स रहते हैं डिवाइस के अंदर, तो फ्लक्स चेंज करता है। जब फ्लक्स चेंज करेगा तो फिर फैराडे क्या बोलेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आने से क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। आपने क्या किया, आपने रोटेशन यानी मैकेनिकल रोटेशन दिया, वर्क किया, उससे रोटेशन आया, रोटेशन से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज से करंट आ गया। इसका मतलब हमने मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर दिया। सो दिस इज हाउ बोथ वर्क्स। दोनों में बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का। और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मोटर होगा तो फैराडे लॉ नहीं लगेगा। मोटर होगा तो कौन सा लॉ लगेगा, म्यू क्रॉस बी से टॉर्क आ जाएगा। फैराडे लॉ कब लग रहा होता है, जब जनरेटर होता है, कॉइल रोटेट होती है, फ्लक्स पासिंग चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट आ जाती है। तो इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और आप इसको फ्यूचर में डिजाइन भी कर सकते हो।
बेसिक प्रिंसिपल आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज किसी भी टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ लीजिए, कुछ और पॉइंट्स मिल जाएंगे। इनसाइड क्या चल रहा होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। और अगर इसके बाद कुछ भी नहीं है आपके पास तो अपने पास जो बचा हुआ टाइम है मैं डीपीपी ओपन कर लेता हूँ और आपके कुछ क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग नेक्स्ट कल सैटरडे का दिन भी डीपीपी के लिए रख लेते हैं। तो एसी हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई डाउट या इस चैप्टर से कोई भी कंसर्न हो, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चंस अभी तक अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है तो आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, डोंट वेस्ट इट। हर बार ऐसा आपको कोई नहीं पूछेगा कि बताइए इस चैप्टर में कोई डाउट है क्या। सो आपको पढ़ने का, और डाउट क्रिएट हो तो उसको रिजॉल्व कराने का। ओके, मे बी कि कोई डाउट ना हो तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये आपको फॉरवर्ड कर दूंगा पीडीएफ। इसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डीपीपीज। तो फर्स्ट डीपीपी के डाउट आप अकोमुलेट कर लो इन मीन टाइम। डीपीपी 1 ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहाँ तक मेरे को याद है इसमें हम लोगों ने कोई भी डीपीपी डिस्कशन नहीं किया है, इसलिए हम फर्स्ट को ओपन कर रहे हैं। So if you have any doubt on this DPP, इस DPP में कई सारे क्वेश्चंस थे। ये सब इतने सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करोगे तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 25 क्वेश्चन है। So anybody have any question on this? 24 and 25 बाकी लोग भी अपना डिसाइड कर सकते हैं और हम लोग 24 और 25 के बारे में बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, इट सेज कि कल हम लोग डीपीपी का डिस्कशन रखेंगे, लेकिन डीपीपी अगर 1 आपका भी हो जाता है तो फिर 2, 3, 4 जो भी आपको मिली है, आज भी एक मिल जाएगी, उसके डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हो कल। सो अगर आपने 1 ट्राई किया है तो 1 के डाउट आज पूछ सकते हो, बाकी कल पूछ सकते हो। सो कल हम लोग डीपीपी का डिस्कशन ही करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 सेज कि प्लेन स्पाइरल with great number n of turns would bound tightly to one another is located in a uniform magnetic field. ये स्पाइरल है। ओके ठीक है, अभी देखते हैं। परपेंडिकुलर टू द स्पाइरल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। द आउटसाइड रेडियस ऑफ द स्पाइरल्स turns is equal to a. The magnetic induction varies as this sin omega t. B naught omega are constant. Find amplitude of EMF induced in the spiral. तो उस स्पाइरल पे अपने को EMF इंड्यूस बताना है। ओके, एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि इसके आंसर के अकॉर्डिंग कोई और रेडियस तो नहीं दी अपने को। अच्छा, ये प्लेन स्पाइरल है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बता रखे, टाइटली बाउंड है, तो आउटसाइड रेडियस दे रखा है। ओके, तो पहले फिगर अपने को बनाना है, फिर इसके बाद उसको अप्लाई करना है। स्पाइरल का मतलब फिर वो 0 रेडियस से टोटल रेडियस तक है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। तो स्पाइरल क्या होता है वो समझते हैं। ये आउटर रेडियस है, उसके बाद एक इनर होगा, फिर इनर होगा, फिर इनर होगा। तो बेसिकली होगा कैसा,
कुछ ऐसा होगा, सेंटर से चल रहा होगा, ऐसे बाउंडेड होगा, 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 और फाइनली ये बन जाएगा। दैट्स हाउ स्पाइरल इट इज। बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने रैंडमली बनाया हुआ है, लेकिन ये बाहर वाली रेडियस अपने को बता रखी है, तो इसका मतलब हर लोकेशन पर आपको वायर मिलेगा, और ग्रेट नंबर एन है, मतलब बहुत सारे नंबर्स लगे हुए हैं, और टाइटली बाउंड है, इसका मतलब कहीं भी फ्री स्पेस नहीं है, काइंड ऑफ डिस्क जैसा नजर आएगा अपने को। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और आउटर बाउंड्रीज को वॉच कर रहा हूँ। तो इससे कितना इसने पूछा है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो बताना है अपने को, उसका एम्पलीट्यूड निकालना है। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए अपने को पता होता है कि कितना फ्लक्स चेंज कर रहा होता है। तो पहले तो हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसका d5/dt करते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। 10 व्हाट वी डू। तो फ्लक्स किससे पास हो रहा होगा? अगर ये सारी की सारी कॉइल्स इसी के ऊपर लगी होती तो उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि एक कॉइल का फ्लक्स इनटू बाकी सबका नंबर ऑफ कॉइल्स। अब यहाँ पे कॉइल्स अलग अलग डायमेंशंस के हैं, अलग अलग रेडियस के हैं, तो अपने को क्या करने का, एक r डिस्टेंस पे जाने का, और r डिस्टेंस पे जाने के बाद एक dr का थिकनेस लेने का। एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, टफ एग्जाम के लिए। सो यहाँ पर आप पाओगे कि इसकी जो रेडियस होगी वो मैंने r चूज की है, और थिकनेस जो चूज किया है वो dr है। ठीक है, इससे चलने वाले करंट को देखते हैं। तो इससे चलने वाला करंट, लेट से वो DI करंट है, लेट से ऐसा करंट चल रहा है। तो इस केस में क्या हम ये बता सकते हैं कि इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, d5? ये फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया लगेगा अपने को। स्पाइरल है ना, इस पे स्पाइरल पे तो करंट चल नहीं रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया है। ठीक है, तो इस स्पाइरल पे अपना कोई करंट नहीं चल रहा है, ये स्पाइरल केवल कंडक्टिंग वायर का है। तो इससे जो d5 आएगा, क्या हम d5 कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया, इसके इनसाइड से जो एरिया पास ये फ्लक्स जा रहा होगा वो देखना होगा अपने को। सो मैग्नेटिक फील्ड इज b, एरिया इज d है, डायरेक्शन पैरेलल है, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर बोला है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया भी होता है। सो अपने को ये पता चल जा रहा है कि b की वैल्यू कितनी दी गई है, b0 sin ओमेगा t, और एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया को लिखने वाले हैं पाई r स्क्वायर। तो बेसिकली फ्लक्स हो जाएगा d5, क्यों फ्लक्स ही बोल दो, फ्लक्स इसके इनसाइड से, कॉइल के इनसाइड से। अच्छा, ये तो हुआ फ्लक्स कॉइल के इनसाइड से, लेकिन इसमें dr थिकनेस को जो इग्नोर करके चल सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने वो अपने को देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना बाकी था, तो उस नंबर ऑफ टर्न से हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स से वो नंबर ऑफ टर्न्स n डैश है, तो ये n डैश की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कितने टर्न्स आएंगे इस वाले पार्ट में, dr वाले थिकनेस में? तो टोटल टर्न्स कितने बताए इसने, n। तो क्या हम बोल सकते हैं कि n जो टर्न्स हैं, या फिर ऐसा बोलो कि जो टोटल रेडियस है वो कितना दिया है इसने, a। सो कैन वी से कि a रेडियस में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n है। तो dr लेंथ में कितना आएगा, dr में आएगा n/a इंटू dr। आप ऐसा बोल सकते हो। क्या अपने को ये करने की जरूरत है? इसको तो हम बहुत छोटा बोल करके एक कॉइल भी तो समझ सकते हैं। फिर इसके बाद अपने को d5/dt करना पड़ेगा, तो वो d5/dt हम लोग यहाँ से कर लेंगे। और अगर अपने को n को यूज करना पड़ेगा, सो फिर आप ऐसा बोलो कि ये d5 जो है ना, ये पाई r स्क्वायर जैसा आएगा। n डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये अपने n डैश की वैल्यू होगी। देन आप फिर क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप बोलोगे कि n डैश की वैल्यू अपने को मिला है n/a इंटू dr इंटू b0 sin ओमेगा t इंटू पाई r स्क्वायर।
अच्छा, ये फ्लक्स अभी हम केवल इसी पे निकालना चाह रहे हैं, उसका ये d5 वाला वर्जन था। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ये जो फ्लक्स आएगा दैट इज गोइंग टू बी phi इज इक्वल टू d5 का इंटीग्रेट कर दो, b नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, n कांस्टेंट है आउटसाइड आएगा, पाई कांस्टेंट आउटसाइड आएगा, a कांस्टेंट है आउटसाइड आएगा। इंटीग्रेशन, अच्छा ये साइन ओमेगा टी हालांकि वेरिएबल है लेकिन वो टाइम का फंक्शन है, आर का नहीं, हम लोग डी आर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो टाइम और आर में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए साइन ओमेगा टी को अलग कर देते हैं और आर स्क्वायर डी आर करेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे इंटायर वाले पार्ट में, 0 से लेकर के आर तक और ए तक बेसिकली, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा। और ये जब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो ये a³/3 बनेगा, तो एक e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा b नॉट n पाई a स्क्वायर साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई 3। अब ये अपने को पूरे स्पाइरल से पास होने वाला फ्लक्स पता चल गया है। अब अपने को क्या पता करना है, EMF, इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, उसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। So induced EMF is going to be minus d∅/dt। डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे, b नॉट कांस्टेंट रहेगा, n कांस्टेंट रहेगा, पाई कांस्टेंट रहेगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 3 कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन करना है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos ओमेगा t। चेन रूल लगाओगे तो एक ओमेगा बचेगा। तो ये आ गया। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, दैट मींस एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ से अपने को e का मॉड ऑफ e का मैक्स चाहिए। एम्पलीट्यूड इज पॉजिटिव वैल्यू का मैक्स, दैट्स एम्पलीट्यूड। तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 1/3 टाइम्स पाई a स्क्वायर ओमेगा n b नॉट, ऐसा आंसर बन जाना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो वेदर वी आर गेटिंग द सेम आंसर। सो हम लोग चेक कर लेते हैं, 1/3 पाई a स्क्वायर ओमेगा n b नॉट आना चाहिए। 1/3 पाई, p का मतलब पाई होगा, a स्क्वायर n ओमेगा b नॉट के बराबर आ रहा है, तो ये मैक्सिमम आ गया। अच्छा क्वेश्चन है एज आई टोल्ड यू। और मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या किया। स्पाइरल था, उस स्पाइरल में आपने क्या किया, r डिस्टेंस पे जाके dr का एक थिकनेस लिया, उससे d5 निकाला, उस पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे ये पता किया। तो पूरा अगर आप लेंथ लेते हो a रेडियस का तो टोटल नंबर टर्न्स n आते हैं। तो ये dr के गैप में कितना आएगा, तो dr के गैप में आएगा n डिवाइड बाई a इंटू dr, इस यही n डैश हो जाएगा। इस n डैश को यहाँ पे रख दोगे, d5 आ जाएगा, d5 को इंटीग्रेट करोगे। ना इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसलिए t कांस्टेंट रहा होगा r के रिस्पेक्ट में, और फिर डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को भी डिटेल में ही डील कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आप इसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में आइडिया दे देता हूँ। इसने बोला एक करंट आपको रन करते हुए बताई गई है, कॉइल आपको दिया गया है, डिस्टेंस ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से निकालनी है, ओके। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, आपका टाइम भी हो गया है। तो टुमारो हम लोग इसको 25 को भी डील कर लेंगे, और फर्स्ट डीपीपी के कुछ और डाउट होंगे उसको भी डील कर लेंगे। इसके बाद सेकंड डीपीपी, थर्ड डीपीपी, फोर्थ डीपीपी, जितने भी डीपीपी होंगे उनके डाउट्स को डील करेंगे, सो दैट ईएमआई आपका डाउट कंप्लीट हो जाए ईएमआई पे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे, ओके। एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। इसको आप कॉपी कर सकते हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो से वॉच कर लेना, क्योंकि इसको मैं स्नैपशॉट भेज दूंगा, नॉट एन इशू। Okay, if there's nothing, see you tomorrow. Thank you guys.